Hello everyone, welcome back to official YouTube channel of Bansal Academy. I am Pooja, chemistry educator. KVS NVS के लिए जो प्रिडिक्शन सीरीज स्टार्ट की गई है तो उसमें आज हम स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक ऐसा टॉपिक है, अगर हम इसके प्रीवियस ईयर जो एग्जाम है हुए हैं जो केवीएस के, अगर हम उनकी पूरी एनालिसिस हम यहाँ पर करते हैं तो वहां से हम देखते हैं कि एवरी टाइम 2 to 3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। अब देखिए जैसे मैंने ना यहाँ पर 2017 और 2023 के का एग्जाम लिया है, उसके क्वेश्चंस मैं आपको शो करूंगी। ये 2023 का क्वेश्चन है हमारा, आया था विच पेयर ऑफ एटम शुड फॉर्म द मोस्ट पोलर बॉन्ड। तो मोस्ट पोलर बॉन्ड हमें किससे पता चलेगा? विद विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। अब जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है विच मेटल रिक्वायर द लीस्ट एनर्जी टू एग्जिबिट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन हमारा आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा गया है, ये हमारा 2017 का एग्जाम से ये क्वेश्चंस लिए हैं जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं। Which of the following represent increasing order of ionic radii of the following species, right? ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चंस हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और कुछ उसके कॉन्सेप्ट के बेस पर हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट, इस जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मान लो कि कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम सिर्फ इसमें से इंपॉर्टेंट बता दो क्या है, ओनली सिर्फ इंपॉर्टेंट। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये टॉपिक पूरा का पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है। इसमें आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, आज की ही वीडियो में ये क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही हम अपना टॉपिक कवर करेंगे फिर हम अपने ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए थे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारे पास मेनली क्या है, 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर स्टडी करनी है, राइट। कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं? फर्स्ट इज एटॉमिक साइज। फर्स्ट इज एटॉमिक साइज, जहां से पहले क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन और आ सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। एटॉमिक साइज। सेकेंड इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। थर्ड इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लास्ट फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। चलिए तो अब है ना हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी दैट इज एटॉमिक साइज की, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक साइज होता क्या है, ठीक है। एटॉमिक साइज जैसे हमें नेम से ही यहाँ पर पता चल रहा है, एटम का साइज है ना, साइज ऑफ एटम। तो देखिए हमारे पास एटम ऐसा होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ पे क्या होते हैं, शेल, डिफरेंट शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, राइट। मान लीजिए यहाँ पर 3 शेल्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट शेल है, ये हमारी सेकंड शेल है और ये हमारी थर्ड शेल है, ठीक है। मान लीजिए एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें सिर्फ 3 शेल्स ही यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। It is the distance between the center of nucleus to the outermost shell is known as atomic radius, ठीक है। तो देखिए एटॉमिक रेडियस जितनी ज्यादा होगी उतना ही एटॉमिक साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। तो ये हमारे पास हुआ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बोलिए या एटॉमिक रेडियस बोलिए, बोथ आर सेम थिंग। अब उसके बाद है ना हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर एटॉमिक साइज डिपेंड करता है। फैक्टर्स
on which factors on which atomic size depend, factors on which atomic size depend। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट इज नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल, राइट। ये नंबर ऑफ शेल वाला जो फैक्टर है ये हमारा मेन यहाँ पर फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। मान लीजिए एक ये एटम है, एटम ए, और एक ये एटम है बी, ठीक है। इस एटम में हमारे पास सिर्फ ठीक है 2 शेल्स हैं और यहाँ पर हमारे पास 3 शेल्स है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर दोनों को कंपैरिजन करें, तो जो एटम ए और बी में से ये एटॉमिक रेडियस किसकी ज्यादा है, एटम बी की, राइट। तो मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जिसके ठीक है अगर वो साइज यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज होगा इट मींस एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी एंड देन हमारे पास क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखने हैं कि एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली रिलेटेड विद नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे कोई ये नहीं है कि प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट यहाँ पर हम लगाएंगे साइन है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी वैसे ही एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेन फैक्टर हमारा ये रहता है, बट जहां पर ये फैक्टर हमारा फेल हो जाता है, ठीक है, वहां पर हमें एटॉमिक साइज के बारे में कौन बताता है, न्यूक्लियर चार्ज, राइट, न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए जो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, देखो ध्यान से आप समझो, ठीक है, इस चीज को, न्यूक्लियस का चार्ज, ठीक है, जो चार्ज न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं किसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर चार्ज। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, राइट। तो वो हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अगर अपनी तरफ खींचेगा तो जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस शॉर्ट हो गया इट मींस एटॉमिक साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से रिलेटेड रहता है एटॉमिक साइज से, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना एटॉमिक साइज क्या होगा, कम होगा, राइट। तो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली रिलेटेड विद न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा एंड अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, राइट। चलिए उसके बाद है ना, अब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये हमने देख लिए, दो फैक्टर्स हमने देख लिए। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर, ठीक है, क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले डाउन द ग्रुप स्टडी करते हैं, चलो ठीक है। पहले हम यहाँ पर ट्रेंड स्टडी करते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होगा, अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज में क्या वेरिएशन रहेगी, ठीक है। तो देखिए डाउन द ग्रुप हमारे पास, ठीक है, हमने यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप, ठीक है। ये हमें सारे भी लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ आप 3 एलिमेंट्स भी लिखोगे देन आपको जो ट्रेंड है वो आपको पता चल जाएगा कि डाउन द ग्रुप, ठीक है, डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, ठीक है, हमें पता चल जाता है 2-3 एलिमेंट से। और अक्रॉस अ पीरियड के लिए आपको हमेशा क्या लिखने हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिखने हैं, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लिथियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, फिर सोडियम के लिए 281 और पोटेशियम के लिए होता है 2881। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे 2 शेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं, हेयर 3, हेयर 4। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डाउन द ग्रुप atomic size increases, down the group atomic size increases
एज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखिए ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, राइट, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। उसके बाद है अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड। तो अक्रॉस अ पीरियड हमारे पास क्या होगा, देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, हमने यहाँ पर ये लिखे अक्रॉस अ पीरियड एलिमेंट, राइट। तो देखिए यहाँ पर है ना हमारे पास ये हुआ, अगर हम नंबर ऑफ शेल्स के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नंबर ऑफ शेल्स सभी में 2 ही रहती है, नंबर ऑफ शेल्स सभी में क्या रहती है, 2 रहती है, राइट। जैसे 2,3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो ऐसे आती है, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ शेल्स देखें तो यहाँ पे सभी के केसेस में नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, 2 है। तो क्या यहाँ पर हम, तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ शेल सेम है तो यहाँ पर जो साइज रहना चाहिए वो सेम रहना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होता कि लिथियम बेरिलियम इन दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा, ये सेम नहीं था। तो ये कैसे एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है ना लिथियम के केस में, ठीक है, लिथियम के केस, लिथियम में देखिए देखिए न्यूक्लियर चार्ज का मैं सीधा सा आपको तरीका बताती हूँ। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जैसे कि आप देख लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखिए जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसकी वजह से तो कोई चार्ज होता ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है ड्यू टू इट्स पॉजिटिव चार्ज, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसका जो इसके ऊपर चार्ज है वो 3 है, इसके ऊपर 4 है न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे 10, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो अक्रॉस अ पीरियड जब हम मूव करेंगे atomic size decreases due to increase in nuclear charge, due to इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। बट जो ये क्राइटेरिया है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है वो कहां से कहां तक होता है, फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, ठीक है, लिथियम टू फ्लोरीन। आपको क्या मैम फ्लोरीन टू नियॉन इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, नहीं, यहाँ पर जो साइज है वो क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज होता है, ठीक है, राइट, यहाँ पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। फ्लोरीन से नियॉन में जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यहाँ पे फुली फिल्ड शेल आ गई ना सेकंड वाली, ठीक है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से लिटिल बिट यहाँ पर साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दूसरा रीजन आपको आगे समझ में आ जाएगा कि हम ये बोलते हैं कि अप टू फ्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे तो आयनिक बॉन्ड इसकी फॉर्मेशन हो सकती है, बट यहाँ पे क्या होते हैं, सिर्फ वैंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पर जो साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। बस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वैसे इसका जो मेन रीजन है वो ही है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज। अब देखिए यहाँ पे ना इस टॉपिक से सबसे पहले तो जो एक्सेप्शंस आएंगी ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, मैक्सिमम टाइम तो एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है। तो आपको ना एक्सेप्शंस को तो हाईलाइट करके लिख लेना है। तो जैसे यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गई कि फ्लोरीन टू नियॉन जो साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, ना कि डिक्रीज होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, राइट। चलिए उसके बाद है ना हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, साइज ऑफ केटायन एंड साइज ऑफ एनायन की, राइट। यहाँ पर हम बात करेंगे साइज ऑफ केटायन एंड साइज ऑफ एनायन, राइट। चलिए साइज ऑफ केटायन एंड साइज ऑफ एनायन, पहले हम साइज ऑफ केटायन, हम कहते हैं कि जो साइज ऑफ केटायन हमेशा क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट एटम। साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, इट्स पेरेंट एटम, ठीक है। साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, राइट।
कैसे इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है किसका, एग्जाम्पल लिया है सोडियम एंड सोडियम केटायन, ठीक है, सोडियम आयन का, Na एंड Na पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पहले हम प्रोटॉन्स लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी लिखते हैं, 11, यहाँ पे भी कितने हैं 11। उसके बाद हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 11 है और यहाँ पर कितने हो गए 10 हो गए, ठीक है। तो पहली चीज तो आप है ना, यहाँ पर दो रीजन बन सकते हैं इसके कि स्मॉलर है, क्यों है, अगर हम इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो यहाँ पर तो बनेगा 281 और यहाँ पर बनेगी 28। तो यहाँ पे कितनी शेल्स आ गई, 3 शेल्स आ गई, और यहाँ पर कितनी शेल्स आ गई, 2 शेल आ गई। तो यहाँ पे तो इससे भी एक्सप्लेन हो जाता है कि जब हम सोडियम से सोडियम आयन बनता है तो हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इट्स पेरेंट एटम फर्स्ट ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। एंड सेकंड क्या होता है रीजन, सेकंड होता है नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, देखिए न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना अट्रैक्टिव फोर्स फील हो रहा है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब वहां पे ज्यादा फोर्स फील हो रहा है, अगर ज्यादा फोर्स फील हो रहा है तो वहां पे साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, राइट। तो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इज प्रोटॉन, ऐसे लिख लेना, अपॉन में इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11 बाय में 10, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1.1, राइट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हाई न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इट मींस यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो Na पॉजिटिव का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा एज कंपेयर टू सोडियम, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, राइट। तो हमेशा जो केटाइन का साइज है वो हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा इसके पेरेंट एटम से। तो सिमिलरली अगर हमें मान लीजिए हमें बताना है Mg1 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, इसमें जो साइज का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, तो देखिए मैग्नीशियम का साइज सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव, एंड देन जो स्मॉलेस्ट होगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन अपने पेरेंट एटम से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, राइट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ एनायन, सॉरी, size of anion is always larger than its parent atom, always larger than its parent atom, right। जो एनायन का साइज है वो हमेशा क्या होगा, लार्ज होगा इसके पेरेंट एटम से। तो इसके पेरेंट एटम से लार्ज होगा, ये किसका रीजन क्या है, इज ड्यू टू इसका एक ही रीजन है, ड्यू टू डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप कहोगे मैम क्या यहाँ पर इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। देखिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन, राइट। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बनाया, यहाँ पर एनायन बना लिया, क्लोराइड एनायन। अब अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही देखने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हम सारी चीजें एक बार लिख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17, हियर आल्सो 17, इलेक्ट्रॉन्स हियर 17 एंड हियर 18, राइट। अब देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो यहाँ पर बनेगी 287, यहाँ पर 288, यहाँ पर भी 3 शेल्स है, और हमारे पास क्लोराइड आयन के केस में भी यहाँ पर कितनी शेल्स आती हैं, 3 शेल्स आती है। इट मींस अकॉर्डिंग टू अगर नंबर ऑफ शेल्स तो साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये रीजन क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, here nuclear charge per electron is 1
एंड हियर अप्रॉक्स 0.9, है ना। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किस में है, क्लोरीन में है। क्लोराइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन वो क्या है, कम है। तो इसका मतलब हमारे पास क्लोराइड जो एनायन है इसका जो साइज है वो क्या होगा, लार्ज होगा एज कंपेयर टू क्लोराइड, एज कंपेयर टू क्लोरीन, ठीक है। ये क्लोराइड आयन है और ये क्या है, क्लोरीन है, राइट। अब देखिए, अब आप कहोगे कि मैम फिर हमें ये चीजें कैसे पता चलेगी कि कहाँ पर, ठीक है, कि ये फैक्टर लगेगा। मैं आपको ये कहती हूँ कि अगर है ना, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आए एटॉमिक साइज का, और आप ये देख देख पा रहे हो कि ना तो वो डाउन द ग्रुप वाला क्वेश्चन है, ना वो अक्रॉस अ पीरियड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। रेंडमली आपको कोई एटम्स दिए हुए हैं, देन आप क्या करना, आप न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो उससे आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, करेक्ट आएगा, राइट। चलिए, अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 2017 में भी यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं, नेक्स्ट इज साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। तो देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का मतलब क्या है, आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो मीन सेम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, राइट। तो देखिए हमारे पास है ना, जैसे कि यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F1 नेगेटिव, नियॉन, Na पॉजिटिव, राइट, Mg2 पॉजिटिव, all are isoelectronic ions, all are isoelectronic ions, ठीक है। सभी में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है यहाँ पर। तो पहले हम प्रोटॉन यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने लिख लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सभी में क्या है, 10 है। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 और number of shells are equal and all ions have same atomic size. No, this is not correct. तो करेक्ट हमारे पास हमें कैसे देखना है, अगेन न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से बेस्ड। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स मतलब ऐसे न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए यहाँ पर है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, राइट। तो यहाँ पर है ना हमारे पास क्या, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनको डिवाइड कर दो, नीचे इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं मैंने, तो कितना आ गया 0.7, हियर 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस में है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन में है। तो अगर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है तो साइज क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, राइट। तो इन आयंस में से जो नाइट्राइड आयन है जो उसका साइज होगा वो क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, और एल्यूमिनियम आयन का जो साइज है वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन, राइट। अब एक क्वेश्चन और, ठीक है, जो यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं, इस कॉन्सेप्ट से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट से, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन से मैक्सिमम एग्जाम आप उठा के देखो, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है, अगर एटॉमिक साइज से क्वेश्चन आना हो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हमारा रहता है जो एटॉमिक साइज से बन सकता है, वो दैट इज बेस्ड ऑन, ठीक है, एक होती है हमारे पास मेटालिक रेडियस, वेंडरवॉल रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस। देखिए हमारे पास है ना 3 टाइप की रेडियस होती है ना। एक होती है कोवेलेंट रेडियस, एक हमारे पास होती है मेटालिक रेडियस, और एक होती है वेंडरवॉल रेडियस, राइट। कोवेलेंट कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वेंडरवॉल रेडियस, वेंडरवॉल रेडियस, राइट। तो इनका ना जो, ठीक है, इनका जो ऑर्डर है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो क्या रहता है, तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ये रहता है, ठीक है। जो वेंडरवॉल रेडियस है उसकी जो वैल्यू होती है वो सबसे लार्जेस्ट होती है। देखो कोवेलेंट रेडियस में ऐसे बनता है ना, कोवेलेंट रेडियस में क्या होती है, ऐसे ओवरलैपिंग होती है,
ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे बनते हैं। तो यहाँ पर रेडियस क्या होती है, स्मॉलेस्ट। मेटालिक रेडियस में हमारे पास क्या होता है कि देखिए, जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास एक मेटल आयन है, ठीक है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे ही कोई दूसरा है हमारे पास, ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि जैसे इसके न्यूक्लियस के दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं उसके दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग, उसे हम क्या कहते हैं, मेटालिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। मान लो हमने ऐसे बना दिए दो, ठीक है, मान लो ये बना दिया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मान लेते हैं, तो इसके साथ इसके साथ ऐसे बॉन्डिंग, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, मेटालिक रेडियस, ठीक है, मतलब अपने ये एटम है। तो इसके कम है, देखो यहाँ पे तो ओवरलैपिंग हो रही है ना, बस ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखना, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ पे रेडियस स्मॉलेस्ट हो गया। और वेंट्रवोल क्या होता है, मान लो एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, हीलियम के एटम है ये, मान लो, ठीक है, ये क्या है, हीलियम के एटम है दोनों, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका हाफ कर दो, इसको हम क्या कहेंगे, वेंडरवोल रेडियस। जैसे इसमें यहाँ पे इसका हाफ कर दो, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस, राइट। यहाँ पे इनके इसके में से इसका हाफ कर दो तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटालिक रेडियस, ठीक है। तो बस आपको ये एक ऑर्डर, ये याद रखना है, वेंडरवोल रेडियस हमेशा ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, और जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो स्मॉलेस्ट होती है, राइट। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस बन सकते हैं किससे, एटॉमिक साइज से रिलेटेड। तो फर्स्ट हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टी ये कंप्लीट होती है, एटॉमिक साइज। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है, नेक्स्ट इज सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हम इसे बोलते हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost electron from its outermost shell, ठीक है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखिए मैं इसको एक बार लिख देती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको आइसोलेटेड गैसियस एटम उसका क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove to remove and to remove valence electron, to remove valence electron, valence electron from its outermost shell, from its outermost shell, outermost shell, from isolated, from isolated gaseous, gaseous neutral atom, from isolated gaseous neutral atom, ठीक है। देखिए आइसोलेटेड गैसियस, देखिए कोई भी एलिमेंट है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, गैसियस स्टेट में, क्योंकि गैसियस स्टेट से ही उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता है, इजी होता है। आइसोलेटेड अकेला होना चाहिए, मतलब कि बॉन्डिंग में नहीं होना चाहिए, हम ये नहीं बोलते NaCl, NaCl क्या, ठीक है, NaCl यहाँ पे फिर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, नो, ठीक है, हम एक सिंगल एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से एक्स पॉजिटिव, मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया है तो ये हमारे पास होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। और यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। कौन सी वैल्यू होगी, उसकी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिलीज थोड़ी होगी इस प्रोसेस में, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, राइट। अब देखिए हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी
के, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो 5 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। बट आपको ऐसा जरूरत नहीं है कि आप 5 के 5 फैक्टर्स वहां पर वो स्टडी करो देन आप क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगी कि जैसे कि 2 फैक्टर्स होते हैं, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज, उनका जो दोनों का रिजल्ट है वो सेम आता है। तो उसमें से अगर आपने एक फैक्टर भी आपने देख लिया तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है, राइट। बट आपको पता होने चाहिए कि 5 फैक्टर्स होते कौन कौन से हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास एक होता है शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट, उनका जो रिजल्ट होता है ना वो भी सेम होता है। तो वहां पे भी आपको उसको अलग अलग से देखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, उन फैक्टर्स को अप्लाई करके। तो उन दोनों फैक्टर्स को भी कंबाइनिंगली अगर उसमें से एक फैक्टर देख लिया देन आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है दैट इज एटॉमिक साइज। फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज, राइट। तो देखिए एटॉमिक साइज हमारे पास क्या होगा, जितना, अब हमारे पास मान लीजिए 2 एटम्स हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, ऐसे 2 एटम हमारे पास हैं, राइट, लाइक दिस, ठीक है, ये है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, राइट, ठीक है। अब है ना हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन को, हम चाहते हैं कि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इस जो न्यूक्लियस के क्या है, क्लोज है एज कंपेयर टू दिस एटम, है ना। इसको मान लो एटम ए बोलते हैं, इसको एटम बी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस केस में ज्यादा है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, इजी होगा, इलेक्ट्रॉन को हम इजिली रिमूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव करने का मीनिंग क्या है, हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव करने का मतलब है यहाँ पर लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम हेयर लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, फ्रॉम हेयर लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड to remove, less energy is required to remove valence electron, ठीक है, as compared to B, as compared to atom A, as compared to atom A, राइट, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी में हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज एटॉमिक साइज, राइट। हाँ जी भाई, ठीक है, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो केवीएस एनवीएस के लिए जो बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं केमिस्ट्री के। अगर आप भी एनरोल करना चाहते हैं तो जल्दी से एनरोल करें, अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। और जो बैच में जो पैटर्न रहता है पढ़ाने का वो क्या रहता है, आपको डेली क्लासेस वहां पर मिलती है और नोट्स आपको बुक्स की फॉर्म में आपको मिलेंगे, ठीक है, नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल रहते हैं और डेली टेस्ट वहां पर होता है, राइट। तो डेली टेस्ट में मींस मान लीजिए आज की क्लास में जितना भी टॉपिक आपका हुआ उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपके टेस्ट में रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो विद टाइमर होता है, जो टेस्ट होता है वो विद टाइमर होता है और साथ में आप वहां से अपना रैंक भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए थ्योरी वाला पार्ट तो हर किसी को आता है बट जो इंपॉर्टेंट होता है वो होती है प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। थ्योरी वाला पार्ट ठीक है सबने कवर किया होता है, ठीक है, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो जितनी ज्यादा करता है तभी आपका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म होता है, राइट, ठीक है जी।
उसके बाद अगर है ना, अगर आप कोई स्टूडेंट ऐसा है कि मान लीजिए वो टीयर 2 के लिए एनरोल नहीं करना चाहता, सिर्फ टीयर 1 के लिए एनरोल करना चाहता है, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है वंसल एकेडमी में। और ठीक है, इसमें भी जो पैटर्न रहता है हमारा टीयर 1 के लिए, वो भी क्या रहता है, बहुत सेम ही रहता है जो कि हमारा जो पीजीटी केमिस्ट्री टीयर 2 के लिए रहता है। तो डेली क्लासेस, नोट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, डेली टेस्ट मिलता है, और वहां पे आप अपना रैंक भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जल्दी से एनरोल कीजिए। अब चलिए इसके बाद हम अपना कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तो फर्स्ट फैक्टर। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे सेकंड फैक्टर की। तो जो सेकंड फैक्टर हमारा है, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए, न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास अगेन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। इट मींस हमें क्या होगी, वहां पर ज्यादा अमाउंट आयनाइजेशन एनर्जी का रिक्वायर्ड होगा, राइट। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद न्यूक्लियर चार्ज, राइट। एटॉमिक साइज के क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। जितना एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, उतनी एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी, राइट। और जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा लगेगी, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। उसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, अगर है ना कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी या तो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर क्या है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। ठीक है, हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो क्या कंसीडर किए जाते हैं, वो होती है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव करना होता है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो एलिमेंट्स हैविंग हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन have more ionization energy as compared to other elements. For example, हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए, अगर हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं, तो जो एटॉमिक साइज है वो होता है डिक्रीज। एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी शुड इंक्रीज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज और अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर चार्ज, राइट। क्योंकि देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज, जैसे कि हम बोलते हैं कि यहाँ पे 7 प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पर 8, तो न्यूक्लियर चार्ज इस केस में ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बोथ फैक्टर, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। दोनों का रिजल्ट सेम आया है ना, ठीक है। क्या होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी का जो क्राइटेरिया है, ये होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज वाले फैक्टर के अकॉर्डिंग। बट दिस इज नॉट करेक्ट। द करेक्ट इज नाइट्रोजन हैज more ionization energy as compared to oxygen. Why? Due to half filled electronic configuration. जो नाइट्रोजन है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो होती है 1s2 2s2 2p3 एंड 4 ऑक्सीजन इट इज 1s2 2s2 2p4। तो देखिए, p में p ऑर्बिट, जो p सबशेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। हमने क्वांटम नंबर में पढ़ा था। तो इसमें जब 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या कंसीडर किया जाएगा, हाफ फिल्ड। बट जो P4 कॉन्फ़िगरेशन है, वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हमारी नहीं होगी। तो दिस इज अ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये फैक्टर ज्यादा प्रायोरिटी रखता है एज कंपेयर टू एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए, अभी आप कहोगे मैम अभी आप बोल रहे थे 5 फैक्टर है, अभी मैं बताऊंगी वो फैक्टर्स भी। तो जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको रखना है, ठीक है। मान लो देखो कि जैसे हमारे पास एटॉमिक साइज न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग आंसर ये आना चाहिए था, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये वाला आंसर आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला डोमिनेट करेगा, हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी, अगर ये फैक्टर लग रहा है, तो आपको आंसर अपना इसी के अकॉर्डिंग देना है,
हमेशा, ठीक है, क्योंकि जब और क्वेश्चन आते हैं फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको हमेशा पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको रखना है, ठीक है, अगर वहां पर एप्लीकेबल है तो, ठीक है। अगर मान लो दो एलिमेंट ऐसे हैं, ना तो वो हाफ फिल्ड है ना वो फुली फिल्ड है, तो फिर तो ये फैक्टर तो लगेगा नहीं, फिर आप नेक्स्ट आप सेकंड फैक्टर देखिएगा, राइट, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा और जो फैक्टर्स आते हैं वो हमारे पास है, फोर्थ फैक्टर इज, ठीक है, एक हमारे पास होता है शील्डिंग इफेक्ट और एक हमारे पास होता है पेनाट्रेशन इफेक्ट, राइट। तो यहाँ पे ना इन दोनों का रिजल्ट सेम ही रहता है। वो क्या रहता है, देखिए, अगर है ना हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास मान लीजिए हमें एस में से दो एलिमेंट ऐसे हैं, दोनों में सेम शेल है, शेल सेम होनी चाहिए, मान लो कि दोनों में थर्ड शेल है, ठीक है, एक में 3s में से इलेक्ट्रॉन निकलना है, एक में से 3p में से इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो किसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, p से, ठीक है। एस तो उसके क्लोज होते हैं ना न्यूक्लियस के, S P D F, ठीक है। तो ये ऑर्डर रहता है कि अगर एस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मीन ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, देन फिर पी डी और एफ, एफ में से तो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब जैसे ना यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक एग्जांपल, ये एक्सेप्शन वाले एग्जांपल्स ही हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे हमने ले लिया बेरिलियम एंड बोरोन, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन भी हमने लिख ली, 1s2 2s2 एंड हियर 1s2 2s2 2p1, ठीक है। यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है सेकंड शेल की एस सब शेल में, और यहाँ पे बैठा हुआ है सेकंड शेल की पी सब शेल में, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं यहाँ पे 2s हो यहाँ पे 3p हो तब भी ये फैक्टर लगेगा, तब ये फैक्टर नहीं लगेगा। सेकंड शेल की एस सेकंड शेल की पी, तो मतलब सेकंड शेल की ही होनी चाहिए दो डिफरेंट सब शेल, राइट। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग हम देखते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए बेरिलियम और बोरोन में से, ठीक है, बोरोन का साइज स्मॉल है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। अब क्या ये बताओ, क्या यहाँ पर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं लगेगा। आप कहोगे मैम 2s2, ठीक है, 2s2 में हाफ फिल्ड, ये फुली फिल्ड है S2, तो भाई S तो हमेशा ही फिर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड रहेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा हाफ फिल्ड, दो इलेक्ट्रॉन होंगे फुली फिल्ड, एस में ना कभी भी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं आता। आप हुंस रूल पढ़ते हो ना, ठीक है, तो हुंस रूल में क्या पढ़ते हैं, जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, जब पी आता है या डी आता है, ठीक है, एस के अलावा कोई मर्जी आए तब आपके पास हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते P1 हाफ फिल्ड है, नहीं है, इसको तो देखना ही नहीं, इसको ये नहीं बोलना ये हाफ फिल्ड है, नहीं ये हाफ फिल्ड नहीं है, ठीक है। जब पी हो डी, एस को छोड़कर कुछ हो तब हम देखते हैं, जब डी जनरेट ऑर्बिटल्स हो तभी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड का कॉन्सेप्ट आता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है। अब यहाँ पर ये वाला फैक्टर लगेगा, देखो यहाँ पे है एस सब शेल, यहाँ पे है पी, तो एस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, ठीक है, एस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तो मतलब यहाँ से ज्यादा एनर्जी लगेगी, अकॉर्डिंग टू विच इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू पेनाट्रेशन एंड शील्डिंग इफेक्ट, राइट, मैं पेनाट्रेशन लिख देती हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेनाट्रेशन इफेक्ट। तो आपका जो करेक्ट आंसर फिर क्या है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, राइट, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फैक्टर है, ये दो फैक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये इसको आपको देनी है हमेशा सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी। मान लो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, फिर आपको कौन सा चेक करना है कि क्या यहाँ पर पेनाट्रेशन और शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, अगर ये भी नहीं लग रहा देन आपको कौन सा अप्लाई करना है, एटॉमिक साइज वाला जो इफेक्ट है वो क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए इसको मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ना हमारे पास मान लो कि क्रॉस अ पीरियड के एलिमेंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, राइट, ये है हमारे पास। अब है ना यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं, हमेशा है ना जब भी आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन आ जाए आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यहीं से आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर है 1s2 2s2 2p2, यहाँ पर 1s2 2s2 2p3 and here 2p4, right,
and here 2p5, 1s2, 2s2, 2p5, and here 1s2, 2s2, 2p6, राइट। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स की। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हम लिथियम से पहले बेरिलियम की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी फैक्टर हमारा नहीं लग रहा है ना। देखो क्या यहाँ पर लिथियम से बेरिलियम तक, लिथियम से बेरिलियम तक क्या यहाँ पर हाफ फिल्ड फुली फिल्ड का कॉन्सेप्ट है, नहीं है। उसके बाद पेनेट्रेशन है, नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी 2s है, यहाँ पे भी 2s है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s में से जाना है। तो यहाँ पर आंसर किसके अकॉर्डिंग रहेगा, यहाँ पर आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, एक इसमें से एक देखो, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज में से हम बोलते हैं एटॉमिक साइज यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। उसके बाद बेरिलियम से बोरॉन, ठीक है, बेरिलियम से बोरॉन, तो देखिए बेरिलियम से जब बोरॉन की तरफ हम यहाँ पर मूव करते हैं, तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया, देखो पहले आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड फुली फिल्ड नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि क्या यहाँ पर पेनेट्रेशन इफेक्ट लग रहा है, लग रहा है। यहाँ पे सेकंड शेल की ऐसे सब शेल से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पे पी से जा रहा है, तो आपको उसी को प्रायोरिटी देखनी है, एटॉमिक साइज नहीं देखना आपको उस टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे से ज्यादा, ऐसे से एस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, यहाँ पे कम लगेगी, तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, राइट। फिर बोरॉन से कार्बन की तरफ जब हमने मूव किया, ठीक है, एंड इवन नाइट्रोजन की तरफ मूव किया, ठीक है, बोरॉन से कार्बन देखते हैं पहले, यहाँ पे 2p1, यहाँ पे 2p2, ना हाफ फिल्ड ना फुली फिल्ड। उसके बाद पेनेट्रेशन भी नहीं लगेगा क्योंकि दोनों में 2p है, तो आंसर किसके अकॉर्डिंग आएगा, एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग। तो एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज, ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, ठीक है, राइट। उसके बाद देखिए कार्बन से नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी तो हमेशा ही ज्यादा होगी, तो यहाँ पर भी आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है, क्या होगी, इंक्रीज। बट नाइट्रोजन से ऑक्सीजन आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। अगेन रीजन इज सेम, नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद ऑक्सीजन से फ्लोरीन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन पर जब हम मूव करेंगे, तो यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, हमारे पास इंक्रीज होगी ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, राइट। उसके बाद फ्लोरीन टू नियॉन, अब देखिए नियॉन में क्या है, 2p6, इट मींस फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसकी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। ठीक है, तो हमारे पास है ना जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जब हम अक्रॉस अ पीरियड चलते हैं तो हमारे पास क्या आती है, वेरिएशंस आती है। जैसे कि एक तो बेरिलियम बोरॉन वाली आ गई, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाली आ गई, और ठीक है यहाँ पर तो इस तरीके से, तो ये आपको याद रखनी है। अब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इसी में होता है, मान लो कि नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे क्या होता है, सल्फर, है ना, इसके अगर इसके ग्रुप में हम लिखे, अगर इन दोनों का कंपैरिजन भी हम करेंगे, तो हमारे पास फोस्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सल्फर से ज्यादा होगी। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जो फोस्फोरस है इसकी क्या होगी, हैज हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और सल्फर की हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। ठीक है, पूरे ग्रुप में चलेगा। ठीक है, ऐसे ही सेम फॉर बेरिलियम यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अगर हम बात करें अक्रॉस अ पीरियड, सॉरी डाउन द ग्रुप की, ठीक है, ये तो अक्रॉस अ पीरियड की है ना। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप की। अब देखिए जब डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं ना, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा लिथियम सोडियम पोटाशियम, बस इतना ही ले लीजिए। अब यहाँ पर ठीक है, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन भी लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1 एंड हियर लास्ट में क्या आ जाएगा, 4s1 आ जाएगा। ठीक है, बस ये लिख रही हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s से, यहाँ पे 3s से, यहाँ पर 4s से, तो क्या यहाँ पर हाफ फिल्ड फुली फिल्ड का कॉन्सेप्ट है, नहीं है। क्या यहाँ पर पेनेट्रेशन का इफेक्ट है, नहीं है। तो यहाँ पे आंसर किसके अकॉर्डिंग आएगा, एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग। तो बस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, राइट।
तो देखिए जहां से जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, रिमूव होगा, उसका क्या होगा, देखो उसमें ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम ऐसा पढ़ते हैं ना, ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ यहाँ पर। जैसे ना ये मेटल है, ठीक है, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, कि हम यहाँ पे एक रेडिएशन फॉल डाउन करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो ये मेटल है, ठीक है, इससे क्या हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमने एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यहाँ पर फॉल डाउन करवाई है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इजेक्ट आउट हो जाते हैं। वही होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए अगर कोई मेटल ऐसी है जो आसानी से उसमें से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं, तो वो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकती है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सीजियम फ्रेंशियम, वहां पे सीजियम एक ऑप्शन था, तो सीजियम उसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा उस क्वेश्चन का, ठीक है। अभी हम मूव ऑन करेंगे, यहाँ पे मैंने जस्ट आपको एक हिंट दे दिया कि वो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, राइट। उसके बाद है ना हमारे पास क्या आता है, उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। उसके बाद हमारे पास आती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखिए हमारे पास है ना जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम, राइट। इसमें भी देखो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या था, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, एक एटम है, एटम के अंदर से हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, राइट। बट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अंदर ऐड करना है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उठाकर ऐड करना है एटम के अंदर। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वहां पे वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है हमेशा, ठीक है, वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू भी होगी, ठीक है, वो किस केस में होगी, जैसे कि नोबल गैसेस होती है हमारी, नोबल गैसेस क्या इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहेंगी, क्या वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगी, नहीं लेना चाहेंगी। अगर हम स्टिल उनमें फिर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, तो हमें खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो उस केस में जो आयनाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है फॉर नोबल गैसेस, राइट। अब यहाँ पर ये आपको आई होप से समझ में आ गया होगा। देखिए अब है ना हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, यहाँ पे 2 शेल है और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पर 3 शेल्स है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन आना है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले आउटर मोस्ट शेल में आएगा, सीधा न्यूक्लियस में थोड़े आ जाएगा, है ना, ऐसा ही होगा ना। यहाँ पे एक और शेल बना लेते हैं 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3, राइट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना है तो वो किस में आएगा, यहाँ पर आएगा। तो किस किस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आकर तो वो यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे वो यहाँ पे बैठेगा, तो ये न्यूक्लियस के थोड़ा ज्यादा पास आ जाएगा ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, ऐसे समझना है इस चीज को आपको, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा रादर इसके। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी एक स्मॉलर साइज के एटम के अंदर, वो क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में अगर हम यहाँ पर बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो फर्स्ट एटॉमिक साइज एंड सेकंड इज न्यूक्लियर चार्ज, दोनों का रिजल्ट सेम ही रहता है। तो देखिए एटॉमिक साइज जितना कम होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज एंड ये सेकंड हम क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी, राइट। अब है ना यहाँ पर देखिए अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें या अक्रॉस अ पीरियड की बात करें, ठीक है, तो इसमें से ना हमारे पास जो ठीक है, जो हमारे पास एक्सेप्शन आती है, ठीक है, जो हमारे पास एक्सेप्शन आती है वो आती है डाउन द ग्रुप में, ठीक है। चलिए पहले हम अक्रॉस अ पीरियड की बात करते हैं, अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन देखो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है,
ठीक है, साइज क्या होता है, डिक्रीज। अगर साइज डिक्रीज होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद है ना, आप देखिए डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है ना। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, होती भी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, राइट। आप कहोगे कि मैम आप तो बोल रहे हो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन किसमें है, एक्सेप्शन है इन हैलोजेंस, हैलोजेंस में भी है, और जो हमारा ग्रुप 16 है उसमें भी है, ठीक है। तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, एक्सपेक्टेड वो क्या होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड जो ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, ठीक है, जो हमारे पास है वो ये है, फ्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। बट ये ऑर्डर हमारा करेक्ट नहीं है। तो जो एक्चुअल ऑर्डर है, जो करेक्ट ऑर्डर हमारा है वो क्या है, देखिए, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर जो हमारा है वो हमारा है, यहाँ पर लिखिए, करेक्ट ऑर्डर इज, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में हमारे पास क्लोरीन पहले आएगा और फिर क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा, राइट। पहले क्लोरीन, क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, एंड लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, आयोडीन आएगा, राइट। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, राइट। यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए जो क्लोरीन के पास, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन क्यों आया, फ्लोरीन क्यों नहीं आया पहले। तो देखिए फ्लोरीन का जो साइज होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है ना। तो अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से जो फ्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन नहीं करता। गेन का मतलब है कि वो, ठीक है, उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा, क्लोरीन में आसानी से आ जाएगा। देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको ना आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए जैसे ना, मान लो कि हमारे पास ये है फ्लोरीन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे होते हैं हमारे पास ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ना एक स्पेस मान लो क्या है, एम्प्टी है, मान लो ये स्पेस एम्प्टी है। तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है ना, उसके पास यही चॉइस है कि वो यहाँ पे आकर बैठे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी पास पास है। जबकि क्लोरीन के केस में क्या है, क्लोरीन के केस में, क्लोरीन के केस में हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स, नो डाउट यहाँ पे भी 7 है, बट यहाँ पर है ना 11 स्पेस एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ पर 11 स्पेस एम्प्टी है, तो वो आकर कहीं पे भी बैठ सकता है ना, वो आके यहाँ पे बैठेगा मान लो, तो उसकी जो रिपल्शन है वो क्या होगी, कम होगी। तो आप कहोगे कि मैम फिर ब्रोमीन में तो और ज्यादा स्पेस एम्प्टी है, तो उनमें तो और कम होना चाहिए। पर भाई आप ये देखो, यहाँ पर इतनी रिपल्शन, ठीक है, यहाँ पे ही जब रिपल्शन नहीं है, तो जब ब्रोमीन के केस में जाएंगे तो वहां पे कुछ साइज का इफेक्ट भी तो होगा ना, कि वहां पर जो नंबर ऑफ शेल्स है, फिर एक शेल और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये क्राइटेरिया है, तो ऑल ओवर जो ऑर्डर है वो आपका क्या आएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो अगर आपसे पूछी जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला जो एलिमेंट है वो कौन है, तो आंसर आएगा क्लोरीन। पर अगर आपसे पूछा जाता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तब आंसर क्या आता है, फ्लोरीन। अभी हम नेक्स्ट फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे पास रहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, tendency to attract the shared pair of electron towards itself, towards itself is known as electronegativity, राइट? अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, HCl, HCl, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में से हम ये नहीं बोल रहे कि कंप्लीट गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे से सिर्फ जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, ठीक है, अगर जितना साइज स्मॉल होगा, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप तो साइज इंक्रीज होता है, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जबकि अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, electronegativity increases across a period, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ना मैं आपको एक यहाँ पर तरीका बताती हूँ आपको ना, वो रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है, वो हमारे पास क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। तो वो वैल्यूज आपको जरूर याद होनी चाहिए कि जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड बनाएगा, तो वो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। तो आप अगर रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर लोगे, उसको याद कर लोगे, तरीका याद कर लोगे, तो आपके जो ऐसे क्वेश्चन है ना, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन सा सब, ठीक है, सबसे ज्यादा आयनिक है, तो वो भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर बता सकते हो, राइट? तो देखिए वो ऑर्डर क्या है, वो तरीका क्या है याद करने का, ध्यान से देखिएगा। वो तरीका हमारे पास है, आप पहले लिख लो ऐसे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट? यहाँ पर हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है 1 से। अब 1 में आप 0.5 ऐड करते जाइए, 0.5 आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड आपको करना है, ठीक है। ये रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऐसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं हम फाइंड आउट कर सकते, ये है रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, कि ये इसके कंपैरिजन में इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद है यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, राइट? ये 4 है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास, ठीक है, पहले हम ये लिखते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर लिखिए सोडियम, ठीक है, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, यहाँ पर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, राइट? यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 0, यहाँ पर डिक्रीज होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बस 1 से क्या लिख दो यहाँ पर 0.9। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 4 टाइम्स ऐड करना है, 4 टाइम्स आप ऐड कीजिए, 4 टाइम्स ऐड 0.3, ठीक है, फिर एक बार आपको ऐड करना है 0.4 और एक बार आपको ऐड करना है 0.5। तो देखिए 0.3 ऐड किया तो कितना आ गया 1.2, फिर 0.3 ऐड किया 1.5, फिर 1.8, फिर 2.1, राइट? तो 4 टाइम्स क्या करेंगे हम 0.3 ऐड करेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद हमने क्या ऐड किया 0.4, तो कितना आ गया 2.5, और उसके बाद यहाँ पर कितना आ गया जी 3, ठीक है, यहाँ पे भी मैं 3 लिख रही थी ना, यहाँ पे आ गया 3, राइट? हम कहते हैं ना नाइट्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। बट अगर आपसे फिर भी दोनों का कंपैरिजन पूछा जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन की क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि उसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, राइट? उसके बाद ब्रोमीन यहाँ पर 2.8 और यहाँ पर 2.6, ठीक है, ये वैल्यूज आप याद कर लीजिए, जो आपका क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा।
तो ये हमारे पास क्या थी, हमारी 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, ठीक है। एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। अगर आपको कोई और ठीक है, कोई भी आपको क्वेरी करनी है या कुछ भी आपको नहीं पता है केवीएस पीजीटी एग्जाम के लिए, ठीक है, या फिर जो बैचेस में एनरोल करने के लिए, तो आप इन दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और वहां पे अपनी जो भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं, राइट। अब हम हमारे जो क्वेश्चंस हैं भाई, ठीक है, जो क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, हमारे जो क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे, चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हमारे पास वही था जिसमें हमें क्या बताना था, पोलर बॉन्ड्स के बारे में यहाँ पर बताना था, राइट, है ना। तो देखिए हमारे पास जैसे कि ये क्वेश्चन था हमारे पास, विच पेयर ऑफ एटम शुड फॉर्म द मोस्ट पोलर बॉन्ड। यहाँ पे है बोरॉन फ्लोरीन, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन नाइट्रोजन। अब आप खुद से सोचिए, देखिए आपने ऐसे लिखा था ना यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4, राइट। तो देखिए बोरॉन के लिए कितनी है, 2 है, बोरॉन के लिए 2, फ्लोरीन के लिए 4, जो डिफरेंस आ गया वो 2 का आ गया। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन 2.5, 3.5, यहाँ पर डिफरेंस 1, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन डिफरेंस 0.5, ये मैं डिफरेंस लिख रही हूँ, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन डिफरेंस इज 1, तो कौन सा सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड बनाएगा, ऑप्शन ए, बोरॉन एंड फ्लोरीन क्या बनाएंगे, मोस्ट पोलर बॉन्ड यहाँ पर बनाएंगे, राइट। नेक्स्ट है, द फर्स्ट 5 आयनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर शोन बिलो। द एलिमेंट इज लाइकली टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड इन विच इट्स चार्ज इज। देखिए एक एलिमेंट है, ठीक है, उसकी पहली 5 आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, तो देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी उसकी बहुत कम है ना, 580 मतलब ठीक है, बहुत कम एनर्जी लगी है और वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर देगा। उसके बाद सेकंड में इतनी हो गई, थर्ड में इतनी, थर्ड से फोर्थ में, देखिए थर्ड से फोर्थ जाने में एकदम से अमाउंट कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। मतलब जब उस एलिमेंट में से जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है, वो कहां से निकला है, सॉरी फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो नोबल गैस से निकलेगा। इसका मतलब ये है वो कहां से निकलेगा, नोबल गैस से निकलेगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, मतलब कि 3 पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर, 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव आएगा तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर चुका होगा, अचीव कर चुका होगा, क्योंकि इसमें तो बहुत कम एनर्जी है ना, ऑलमोस्ट बस डबल ही है, ठीक है। तो इतनी एनर्जी तो ठीक है कि लगेगी, यहाँ पर आंसर कितना आएगा, +3 आएगा, राइट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, विच मेटल रिक्वायर द लीस्ट एनर्जी टू एग्जिबिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए सीजियम, सीजियम सबसे यहाँ पे ऐसे आता है, यहाँ पर सीजियम, कॉपर आपके पास कहीं यहाँ पर आता है कॉपर, जिंक, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप हम ये बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और देखिए एल्कली मेटल्स जो है हमारी पीरियोडिक टेबल में वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट इन साइज है ना, फर्स्ट ग्रुप का जो साइज है वो सबसे लार्जेस्ट है एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स। तो और इसमें सीजियम के अंदर से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि सीजियम का साइज ग्रेटर है, ठीक। आप कहोगे मैम उसके बाद फ्रेंशियम भी तो होगा, फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उसे काउंट नहीं करते और ना ही ये हमें ऑप्शन में गिवन है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, दैट इज सीजियम। उसके बाद नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आ गया ना फ्लोरीन क्लोरीन वाला क्वेश्चन, तो वही सीधा क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। देखो O2 नेगेटिव है, मैंने कहा ना अगर एटॉमिक साइज का क्वेश्चन आता है तो कहां से आ जाता है आपके पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन से आ जाता है। देखिए अब कहोगे, आप कहोगे मैम ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है, बट ये और ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, देखो N3 नेगेटिव O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव के नीचे H2 नेगेटिव आएगा, इन दोनों में से किसका साइज ज्यादा है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8 है ना, यहाँ पर प्रोटॉन्स ज्यादा है, तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर इसका साइज स्मॉल है और इसका साइज क्या है, लार्ज है, N3 नेगेटिव का। तो देखिए N3 नेगेटिव का जो साइज है वो लार्ज है किससे,
O2 नेगेटिव से। तो देखिए यहाँ पर आप N3 नेगेटिव O2 नेगेटिव, है ना, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर O2 नेगेटिव का साइज ज्यादा दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर इनमें से क्या होगा। अब ये है सल्फाइड आयन S2 नेगेटिव। अब सल्फाइड आयन आप कहोगे ऑक्सी, देखो ये तो हमें पता है कि जो सल्फाइड आयन का साइज है वो ऑक्साइड आयन से ज्यादा होगा, है ना। अब नाइट्राइड का भी ज्यादा है, बट अगर हम नाइट्राइड और सल्फाइड का भी कंपैरिजन करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, N3 नेगेटिव और S2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर कितने यहाँ पे प्रोटॉन है 7, यहाँ पे प्रोटॉन है 16, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 10 न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 18। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आया 0.7, यहाँ पे कितना आया 0 पॉइंट, देखिए आप ठीक है 8 आएगा, 8 समथिंग आएगा ना, यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। 0.8 0.7 ही आएगा, 18 7 जा कितना होता है 156 होता है, ठीक है। 0.7, ठीक है, फिर 0.72, कुछ ना कुछ ज्यादा ही आएगा, अब थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज, पहले क्या हो जाएगा नाइट्राइड, सॉरी एक मिनट रुके, ये हमारे पास रहता है ना, यहाँ पे देखो सल्फाइड नाइट्राइड ऑक्साइड ऐसे दे रखे हैं ना हमारे पास ऑप्शन। तो देखिए इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, तो इसका जो आंसर हमारे पास रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे अगर इसमें ज्यादा आया न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ये ज्यादा होना चाहिए, बट आप एक चीज देखो ना यहाँ पर, ठीक है, अभी मैंने आपको ये ऐसे करके ही बताया है सो दैट आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए यहाँ पर है ना हमारे पास क्या है, जो सल्फर है, ठीक है, जो सल्फर है वो हमारे पास क्या है, वो एक, ठीक है, यहाँ पर क्या है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, जैसे ये है ना नाइट्राइड यहाँ पर है, मान लो ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, तो यहाँ पे तो शेल शेल भी तो एक्स्ट्रा एडेड है ना, ठीक है। मैंने आपको बोला था जहाँ पे शेल ना बता पाए आपको, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स आपको एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग नहीं बता पा रही, वहां पे हम न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे सल्फर में तो हमें शेल से ही पता चल जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्राइड, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको कंफ्यूज ऐसे नहीं होना है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर एग्जाम के। आई होप सो आपको ये चीजें जो 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो देन आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।